हे भगवान, घर के आंगन की एक ऐसी हालत हो गई है। खाने वाले इस घर में भरे पड़े हैं, लेकिन घर की साफ सफाई और देख रेख के लिए कोई नहीं है। खाने की टेबल पर तो सब जमा हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, पर मजाल है कि माँ बेटी सुन ले। मम्मी जी, कोयल, दोनों घर छोड़कर चली गई क्या? अमिता गुस्से में अपनी सास और ननद को पुकारते हुए कहती है। अमिता की सास शोभना जी, जो अपने घुटनों के दर्द से परेशान रहती हैं, किसी तरह लंगड़ाते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ बहू, घर के सब काम तो हो ही गए हैं। अमिता चिल्लाते हुए बोली, क्या खाक हुआ है काम? ये देखिए आंगन में कितने पत्ते हैं। आप दोनों माँ बेटी पूरे दिन करती ही क्या है? बस पेट भर खा लिया और कमरे में जाकर मेरी शिकायत करती होंगी। क्या यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगा सकता? तभी कोयल रसोई से बाहर आई और बोली, भाभी, सुबह ही मैंने आंगन में झाड़ू लगा दी थी। अब पतझड़ का मौसम है तो पत्ते तो गिरेंगे ही। अमिता कोयल की चोटी पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी बहुत जबान चलने लगी है। एक बार खाना खा लेती हो तो क्या दोबारा नहीं खाती हो? तो एक बार झाड़ू लग गई तो क्या दोबारा नहीं लग सकती? मम्मी जी, मैं कह रही हूँ, अपनी बेटी को संभाल लो, वरना जिस घर जाएगी वहां आग ही लगाएगी। शोभना जी बोली, बहू, कोयल बच्ची है, इसे माफ कर दो। अमिता बोली, बच्ची है, जवान घोड़ी जैसी हो गई है। वो तो कोई लड़का नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी तो शादी का खर्चा मेरे सिर पर आएगा। कोयल, अगर कोई है तो जाकर मंदिर में शादी कर लो, हमारी भी छुट्टी करो। शोभना जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपने घर वालों से भी ऐसे ही बातें करती हो? आखिर तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती ही क्यों हो? अमिता बोली, ये रोकर मुझे मत दिखाइए, आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है। भैया ने मुझे बुलाया है। बुलाया तो आप सबको भी था, पर आप सबको ले जाकर मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। तो मेरे पीछे से घर में साफ सफाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और मैं देर रात तक आऊंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना कह अमिता मुड़कर वहां से जाने लगी। तभी कोयल पीछे से बोली, भाभी, आप अकेली जाएंगी या भैया और राहुल पिंकी भी जाएंगे? अमिता गुस्से में पलटकर बोली, देख लिया अपनी बेटी को, आपने इसे इतना भी नहीं सिखाया है कि पीछे से आवाज ना लगाया करे। अरे मैं अगर जा रही हूं तो क्या वो सब नहीं जाएंगे? तुम्हारे भैया स्कूल से ही बच्चों को लेकर मेरे मायके आ जाएंगे। दिन की सब्जी रखी है तो बस रोटी बनाना, कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अमिता वहां से चली गई। अमिता के जाते ही कोयल शोभना जी से बोली, क्या माँ, आप ना तो भाभी को कुछ कहती है ना भैया को। उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, और उनको तो जाने का बस बहाना चाहिए, और घर का सारा काम हमारे सिर पर छोड़ देती है। भाभी अपने माँ बाप से कैसे जी जी करके बात करती है, और हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार, आखिर क्यों? शोभना जी बोली, जाने दो उसे, उसके जाने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अच्छा ही तो है, घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी। और तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता है? सब्जी दाल तो मैं बना देती हूँ, बस तुम्हें रोटी बनानी पड़ती है। कोयल बोली, माँ, फिर भी भाभी का हर दूसरे तीसरे हफ्ते में मायके आना जाना होता है, इसीलिए तो वो हमें अपना नहीं पाती है। अरे मायके से छूटेंगी तभी तो ससुराल वालों से रिश्ता बनाएंगी। ना जाने क्यों वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। कभी देखा है किसी भाभी को अपनी ननद के साथ गाली गलौज करते हुए? इतना कहते कहते कोयल की आंखें भर आई। शोभना जी बोली, रो मत बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं। काश तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। कोयल बोली, बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई तो है, पर संजय भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते हैं। रोते रोते कोयल अपने कमरे में चली गई। शोभना जी सोचने लगी कि उन्होंने कैसे अमिता और संजय की शादी धूमधाम से की थी। अमिता का मायका बहुत बड़ा है, इसलिए वो हर दूसरे तीसरे हफ्ते किसी न किसी फंक्शन के बहाने अपने मायके चली जाती है। कभी जन्मदिन तो कभी किसी की सालगिरह। अमिता का मायका भी तो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर था। शोभना जी को बहू के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी, परंतु मायके की वजह से अमिता ससुराल में वक्त कम बिताने लगी और अपनी सास और ननद से दूर होती चली गई। वहां मायके में उसकी माँ उसकी भाभी से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यही सब देखते देखते अमिता की मानसिकता भी वैसी हो गई और वो अपनी सास और ननद के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी। शोभना जी को दुख तो इस बात का था कि उनका बेटा संजय ये सब देखकर भी अनदेखा कर देता था। शाम होने पर कोयल ने माँ के लिए चाय बनाई। शोभना जी बोली, चाय क्यों बनाई बेटा? अगर चीनी और चाय पत्ती कम हो गई तो बहू आकर तुम्हें 4 बातें सुनाएगी। ना जाने भगवान ने तुम्हारे लिए किसे चुनकर रखा है। अच्छा होगा
तुम शादी करके अपने घर चली जाओ, तुम्हारा दुख भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोयल बोली, माँ आप बहुत सीधी हैं। पड़ोस की सलोनी की भाभी को उसकी सास मायके जाने नहीं देती है, इसीलिए देखो वो उसके परिवार की होकर रह गई। अगर आपने शुरुआत में थोड़ी सी सख्ती की होती तो शायद भाभी कुछ और होती। अब जल्दी से चाय पी लो ताकि मैं बर्तन धोकर रख दूं, भाभी को पता नहीं चलेगा। शोभना जी बोली, बेटा दूसरे लोग अपनी बहू के साथ क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगाना चाहती थी। मैं तो यही सोचती थी कि जो मेरे साथ हुआ मेरी बहू के साथ ना हो। और ये भी सच है कि बेटी को कितना भी प्यार करने वाला ससुराल मिल जाए, मायके का मोह कभी कम नहीं होता है। जबकि यहाँ भी आजादी की कमी तो नहीं है। मुझे याद है तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी। वो कहती थी मुझसे अब घर का काम नहीं होता, बस शादी ब्याह में ही मैं अपने मायके जा पाती थी। इसीलिए मैंने अपनी बहू पर बंदिशें नहीं लगाई। काश तुम्हें भी ऐसा ससुराल मिले जो तुम्हें अपनी बेटी समझे। ये कहते कहते शोभना जी की आंखें भर आई। देर रात में अमिता घर लौटी। उसके हाथ में खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी। उसने सब चीजों को फ्रिज में रख दिया और फिर अपनी ननद कोमल से बोली, खबरदार जो मुझसे पूछे बिना फ्रिज में से कुछ लिया तो ये लो, तुम लोगों के लिए केक लाई हूं, खा लेना। कोयल ने देखा कि अमिता भाभी ने केक का अच्छा पीस फ्रिज में रख दिया और केक के टूटे हुए टुकड़े दोनों माँ बेटी के आगे कर दिए। कोयल बोली, माँ मुझसे नहीं खाया जाएगा ये केक, हम क्या भिखारी हैं? मैं इसे भी फ्रिज में ही रख देती हूँ, खुद खा लेंगी भाभी। शोभना जी बोली, नहीं बेटा, उस बच्चे की इसमें क्या गलती है, खा लो और उसे आशीर्वाद दो। इतना कहते हुए वो फ्रिज से आटा निकालने लगी। तभी संजय वहां पानी पीने आया और बोला, माँ आप लोगों ने अब तक खाना नहीं खाया, अरे खा लेना चाहिए था ना। कोयल बोली, भैया बड़ी जल्दी आपको अपनी माँ बहन की याद आ गई। संजय बोला, माँ इसे क्या हुआ, ये इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों है? शोभना जी ने बात को टालना चाहा, पर कोयल कहाँ चुप रहने वाली थी। भैया हमारे ही घर में हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है ये आपको दिखता नहीं या आप देखना नहीं चाहते? संजय बोला, कोयल कुछ बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। तुम जानती हो अमिता खुद में सुधार नहीं लाएगी, बल्कि घर में और कलह बढ़ा देगी, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। अब तुम भी चुपचाप खाना खाकर सोने जाओ, इस बात को यहीं खत्म करो। तभी अमिता रसोई के दरवाजे पर आई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या माँ बेटी मिलकर आपसे मेरी चुगली कर रही हैं? संजय हंसकर बोला, अरे नहीं, तुम्हारी चुगली कोई क्यों करेगा, मैं तो बस पानी पीने आया था। चलो अब सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है, सुबह दफ्तर भी जाना है। इतना कहकर वो अमिता को लेकर चला गया। वक्त बीता। शोभना जी के पति के करीबी मित्र किशोर बाबू एक रोज उनसे मिलने आए और बोले, भाभी संजय जब पिता की पेंशन लेने बैंक आता है तो आप लोगों की खबर मिलती ही रहती है, पर अब मैं भी रिटायर हो गया हूँ। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल लेता चलूं। शोभना जी बोली, बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आप आए, उनके जाने के बाद तो लोगों से मिलना भी कम हो गया है। किशोर बाबू बोले, और कोयल बिटिया क्या कर रही है? शोभना जी बोली, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है भाई साहब, बस आपसे एक विनती है। जी कहिए ना, किशोर बाबू बोले, कोई अच्छा सा लड़का देखिए ताकि इसके हाथ पीले करके मैं भी आंख मूंद सकूं। किशोर बाबू बोले, क्यों संजय आप लोगों का ध्यान नहीं रखता? शोभना जी बोली, भाई साहब अपना बेटा शादी के बाद अपना बेटा कहाँ रहता है, बस बहू का पति बनकर रह जाता है। अब आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए। किशोर बाबू 2 मिनट चुप रहे, फिर बोले, भाभी मेरे भाई का लड़का फौज में नौकरी करता है, स्वभाव का भी बहुत अच्छा है। आप तो जानती होंगी हमारा संयुक्त परिवार है, तो मेरी बात वहां कोई टालेगा नहीं। और कोयल बिटिया को तो मैंने बचपन से देखा है, तो क्यों ना हम इन दोनों का रिश्ता कर दे। शोभना जी की आंखों में चमक आ गई। वो रोते हुए बोली, भाई साहब मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, बस इतना जान लीजिए कि मैं दहेज ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। शायद इसका भाई कुछ मदद कर दे, या फिर आप अपने दोस्त की पेंशन से मेरी बेटी की किसी तरह शादी करवा दीजिए। मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। किशोर बाबू ने भरोसा दिया और फिर आने का कहकर चले गए। शाम में जब संजय दफ्तर से आया, शोभना जी ने उससे कहा, बेटा संजय, मैंने तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी है, जितना हो सके तुमसे तैयारी कर लो। अमिता बोली, अरे ऐसे कैसे तय कर दी,
और हम कहाँ से खर्च करेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बेहतर होगा आप अपनी बेटी की शादी किसी मंदिर में कर दीजिए। शोभना जी बोली, बहू, मेरी एक ही बेटी है और मंदिर में भी अगर शादी करूंगी तो पैसे तो खर्च होंगे ही। और क्या लड़के को कुछ नहीं दूंगी या फिर बेटी की विदाई नहीं करूंगी? अमिता बोली, मैं देख रही हूँ आपकी जबान भी आपकी बेटी की तरह ही चलने लगी है। सुन लो जी, मैं आपको एक पैसा खर्च नहीं करने दूंगी, फिर चाहे आपकी माँ भीख मांगकर अपनी बेटी की शादी करें या खुद को बेचकर करें। शोभना जी बोली, बहू, तब तो मेरे पास बस एक ही विकल्प बच जाएगा। संजय बोला, और वो क्या है माँ? वो बोली, मैं इस घर को बेच दूंगी क्योंकि मैं अपनी बेटी के सपनों को पूरा जरूर करूंगी। मैंने आज तक तुम लोगों से कुछ नहीं बोला, पर अब मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। इतना कहकर शोभना जी अपने कमरे में चली गई। अमिता सास की बात सुन हैरान थी। माँ के कमरे में घुसते ही कोयल बोली, वाह माँ, आज तो आपने जो भी कहा जबरदस्त कहा। कहाँ छुपी बैठी थी आप? शोभना जी बोली, बेटा, माँ बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सह लेती है, पर वहीं जब उसके बच्चे पर दुख की छाया पड़ती है तो वो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस तुमसे इतना ही कहूंगी, तुम जिस घर में भी जाओ उस घर को कभी उजाड़ने की नहीं बल्कि बसाने की सोचना। इसके लिए तुम्हें अगर थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना पड़े तो करना, पर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कभी मत करना। अमिता गुस्से में पागल हो रही थी। संजय उसे समझाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो अमिता, कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी लाखों की संपत्ति तुम गंवा दोगी। तुम माँ को जानती नहीं हो, जो शांत रहता है उसके अंदर ज्वालामुखी पनपता है। बेहतर होगा तुम मुझे कोमल की शादी ढंग से करने दो। वैसे भी कौन सा मेरे पैसे लगेंगे, बाबूजी की पेंशन का पैसा सब जमा है, तो उन्हीं पैसों से उसकी शादी हो जाएगी। अमिता तो मानो जल भुनकर राख हुए जा रही थी। वक्त बीता, धूमधाम से कोयल की शादी हुई। जब वो विदा होने लगी तो अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई और बोली, माँ, मैं चली जाऊंगी तो आप अकेली हो जाएंगी। कौन आपका ख्याल रखेगा? कौन आपसे बातें करेगा? आप भी मेरे साथ चलो ना। शोभना जी मुस्कुराने लगी और बोली, कोई माँ अपनी बेटी के साथ जा सकी है भला जो मैं चलूं? बस तुम अपना घर बसाओ और वक्त मिले तो मुझसे मिलने आओ, लेकिन पहली प्राथमिकता अपने ससुराल और पति को ही देना। बेटी के जाते ही शोभना जी की हालत बद से बदतर होने लगी। अमिता अपने गुस्से को दिन रात उन पर उड़ेलती थी। एक रोज वो उनसे बोली, बुढ़िया, पूरे दिन खाकर सोती रहती है और ये इस कमरे की क्या हालत करके रखी है। अब इस कमरे को तुम खाली करो, अब तो तुम्हारी बेटी भी नहीं है। अब बरामदे में अपनी खाट लगाओ और वहीं रहो। ये कमरा मेरे बच्चों के खेलने का कमरा बनेगा। इतना कहकर अमिता ने शोभना जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर की ओर धकेला। उसी वक्त कोयल और उसके पति ने घर में प्रवेश किया। कोयल ने अपनी माँ को संभाला और बोली, भाभी, ये माँ के साथ आप कैसा व्यवहार कर रही हैं? आखिर इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? बहन की आवाज सुनकर संजय बाहर निकला और बोला, अरे कोयल, तुम कब आई? कोयल बोली, आप तो रहने दीजिए, आप चुपचाप चूड़ियां पहनकर अपने कमरे में बैठे रहिए, वही आपको शोभा देता है। आपकी माँ बहन के साथ बुरा व्यवहार होता है और आप चुपचाप आंख मूंदे रहते हैं। छी, आप तो बेटे या भाई के नाम पर कलंक है। चलो माँ, आप मेरे साथ चलो। इतना कहकर कोयल ने माँ का हाथ पकड़ा। अमिता बोली, ऐसे कैसे तुम इन्हें ले जाओगी? ये चली जाएंगी तो घर का काम क्या तुम्हारी सास करेगी? कोयल ने एक जोर का थप्पड़ अमिता को लगाया और बोली, खबरदार, जो मेरी सास का नाम लिया तो। अरे तुझ जैसी औरत तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। संजय गुस्से में बोला, कोयल, क्या तुम भूल रही हो ये तुम्हारी भाभी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? आज शोभना जी के भी सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ अपने बेटे को लगाया और बोली, बेशर्म, आज तुझे अपनी पत्नी का ओहदा दिख रहा है। उस वक्त तू कहाँ था जब तेरी बीवी तेरी माँ और बहन के साथ बुरा व्यवहार करती थी? और आज जो तुम अपनी ब्याही बहन के साथ जो व्यवहार कर रहे हो, क्या वो सही है? कोयल बोली, रहने दो माँ, मैं कह रही हूँ आप हमारे साथ चलो। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, वहां इतने लोग रहते हैं, आप भी रह लोगी तो क्या दिक्कत होगी? क्यों जी? कोयल ने अपने पति से पूछा। कोयल का पति बोला, हाँ माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे एक माँ की जगह वहां 2 माएं रह लेंगी। अमिता बोली, हाँ हाँ, ले जाओ इस बोझ की गठरी को, इस घर में इनका कोई काम नहीं। शोभना जी बोली, सही कहती थी कोयल, मैं तुम्हें जवाब नहीं देती, विरोध नहीं करती, जिसका नतीजा है
तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। शोभना जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर पति की तस्वीर और 2 कपड़े लेकर बेटी के साथ चौखट पार करते हुए बोली, बेटा जा तो रही हो, पर तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हफ्ते भर के अंदर अगर तुम्हें मैंने सबक ना सिखाया तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी सास नहीं। इतना कहकर वो चली गई। वहां जाकर उन्होंने किशोर बाबू को सारी बात बताई और बोली, मैं अपने बेटे बहू को अपने घर से निकालना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। किशोर बाबू के साथ जाकर उन्होंने पहले पुलिस कंप्लेन करवाई, फिर बेटे को कोर्ट का नोटिस भेजा। देखते ही देखते कोर्ट का नोटिस संजय के पास आ गया कि वो उस घर को खाली करे। दोनों पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों शोभना जी के पास आकर माफी मांगने लगे, पर उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। सब कार्यवाही होने के बाद शोभना जी ने उस घर को बेचने का फैसला किया और वो अपनी सहमति से मथुरा के एक आश्रम में रहने चली गई और अपने सारे पैसे उन्होंने अपने अकाउंट में डाले ताकि जब तक वे जीवित रहें उन्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और मरणोपरांत उनके आधे पैसे आश्रम के और आधे पैसे उनकी बेटी के नाम कर दिए गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।